नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी हाशिए पर खड़े लोगों द्वारा किए गए संघर्ष और अन्याय का सामना करना। यह विषय केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान समाज की सच्चाई को भी उजागर करता है। ये हमें बताता है कि भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष एक निरंतर यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। हम सब जानते हैं कि हमारा समाज हमेशा से एक समान नहीं रहा। इसमें कुछ वर्ग ऐसे रहे जिन्हें शक्ति, संसाधन और सम्मान मिला, और कुछ वर्ग ऐसे जिन्हें न तो बराबरी मिली, न अवसर, न सम्मान। इन वंचित वर्गों को हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहते हैं। इनमें शामिल हैं डालट्स, जिन्हें सदियों तक अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा, आदिवासीज, जिनकी जमीन और जंगल उनसे छीन लिए गए, मुस्लिम्स और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, जिन्हें अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी, महिलाएं, जिन्हें बराबरी का दर्जा पाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों, सोचिए, अगर किसी बच्चे को केवल इसलिए स्कूल में बैठने नहीं दिया जाए क्योंकि उसका जन्म किसी खास जाति में हुआ है, तो क्या यह न्याय है? बिल्कुल नहीं। यही है मार्जिनलाइजेशन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन अन्यायों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है और उसे बराबर अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पूरी तरह समाप्त करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति केवल जाति के कारण मंदिर, स्कूल या सार्वजनिक स्थान पर रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह गलत ठहराता है। लेकिन विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, अधिकार केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं होते। इन्हें जीवंत तब किया जाता है जब लोग अपने संघर्षों में उनका उपयोग करते हैं। डालट्स, आदिवासीज और अन्य समूहों ने यही किया। उन्होंने संविधान को अपना हथियार बनाया और सरकार से कहा, हम भी बराबर हैं, हमें भी सम्मान चाहिए। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, जब मार्जिनलाइज्ड लोग अपने साथ हुए अन्याय को चुनौती देते हैं और फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेते हैं, तो इसे कहते हैं इन्वोकिंग राइट्स। उदाहरण के लिए, डालट्स ने आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 का उपयोग करके अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। मुस्लिम्स और पारसीज जैसे अल्पसंख्यक समूहों ने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का उपयोग करके अपनी परंपरा और संस्थाएं बचाई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि संविधान न केवल मेजॉरिटी को बल्कि हर समुदाय को सुरक्षा देता है ताकि कोई भी संस्कृति मिट न सके। लॉज और गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार ने केवल सामान्य कानून ही नहीं बनाए बल्कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए स्पेशल लॉज और पॉलिसीज भी बनाई। स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल्स, डालट और आदिवासी छात्रों के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी, शिक्षा और नौकरियों में सीटें सुरक्षित रखने के लिए। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? विद्यार्थियों, जरा सोचिए, अगर किसी को सदियों तक शिक्षा और काम से दूर रखा जाए तो क्या वो अचानक बराबरी से compete कर सकता है? नहीं। इसलिए रिजर्वेशन केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह सोशल जस्टिस है, उन लोगों को ऊपर उठाने का साधन जिन्हें जानबूझकर नीचे दबाया गया। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण कानून की बात करते हैं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी दलित या आदिवासी अपमान, हिंसा और शोषण का शिकार न बने। ये कानून इसलिए बना क्योंकि 1970 और 1980 में कई जगह डालट्स ने कहा, हम जातिगत काम नहीं करेंगे, हम भी बराबरी से जिएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन पर हिंसा हुई। ये कानून कहता है कि अगर किसी को जबरदस्ती अपमानित किया गया, उनकी जमीन छीनी गई या महिलाओं पर हमला हुआ, तो ये गंभीर अपराध है और इसकी सजा कठोर होगी। रत्नम की कहानी इसका उदाहरण है। उसने एक अपमानजनक प्रथा को मानने से इनकार किया और जब उस पर हमला हुआ तो उसने इसी कानून का सहारा लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब लोग उन्हें अपनाते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। अब विद्यार्थियों, सोचिए जरा, किसी इंसान से ये कहा जाए कि तुम्हारा काम है हाथों से दूसरों का मल उठाना और धोना। क्या यह इंसानियत है? यही कहलाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये काम अक्सर गरीब डालट महिलाएं और बच्चियां करती रही हैं। संविधान ने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया, लेकिन इस प्रथा ने कई परिवारों को अपमान और बीमारी से घेर रखा। 1993 और 2013 में इसके खिलाफ कानून बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि
आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म नहीं हुई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लॉ होना और उसका लागू होना दोनों अलग बातें हैं। आदिवासी इसकी सबसे बड़ी समस्या है जमीन और जंगल से बेदखली। उनके जंगल, जिनसे उनकी पहचान, संस्कृति और जीवन जुड़ा है, उन्हें इंडस्ट्रीज, पेपर मिल्स और डैम प्रोजेक्ट्स के नाम पर छीन लिया गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने पहली बार यह माना कि आदिवासी का जंगलों पर हक है। एक्टिविस्ट CK जानू ने सरकार से सवाल किया, अगर सरकारें इंडस्ट्रीज पर लाखों खर्च कर सकती हैं, तो विस्थापित आदिवासी को पुनर्वास क्यों नहीं देती? इससे हमें ये समझना चाहिए कि केवल जनता ही नहीं, बल्कि कभी कभी सरकारें भी वायलेटर्स ऑफ राइट्स बन जाती हैं। हमारे इतिहास में कवियों और संतों ने भी इस अन्याय को चुनौती दी। सोयराबाई ने कहा, जब हर इंसान एक ही तरह माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो कोई शुद्ध और कोई अशुद्ध कैसे हो सकता है? कबीर ने अनटचेबिलिटी की जड़ पर वार करते हुए कहा, दुनिया की हर चीज छूकर ही बनती है, तो कौन है जो अनटचेबल है? उनकी कविताएं केवल साहित्य नहीं थी, बल्कि यह सोशल रिफॉर्म के औजार थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे अध्याय से हमें ये समझ में आता है कि अधिकार केवल कागज पर होने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब लोग उन्हें पहचानते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और अन्याय को चुनौती देते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की यह यात्रा हमें सिखाती है कि इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस केवल आदर्श नहीं है, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। और यही है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का असली संदेश, अन्याय का डटकर सामना करना, अपनी पहचान को बचाना और एक ऐसे समाज की ओर बढ़ना जहां हर कोई बराबरी से जी सके। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।